नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। जेएसएससी पीजीटी के अलावा अगर आप लैब असिस्टेंट या फिर टेक्निकल का फॉर्म फिलअप किए हैं तो भी आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों ही परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुका था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे। ये तीनों चैप्टर को एक ही साथ दिया गया है, तो तीनों चैप्टर को अलग अलग करके देखेंगे। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का हैंड रिटन नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ जेएसएससी लेवल के परीक्षाओं के लिए, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री एक महासागर है, अब महासागर पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं। हम लोग जेएसएससी लेवल का पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को भी देखते हैं, जो कि विभिन्न स्टेट्स में पीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या फिर टेक्निकल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं केवल ऑब्जेक्टिव ही कराऊंगा, लेकिन मैं थ्योरी इसलिए करवाता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत दिनों से केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, तो उसके लिए थ्योरी जानना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं थ्योरी ही करवाता हूं पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाता हूं, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। आपको थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो के पहले टॉपिक पे आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। वैसे तो केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा डेफिनेशन होता है, लेकिन हम लोग को जो काम का है उसी को हम लोग जानते हैं। केमिकल रिएक्शन का आप सिंपली जान ले, ब्रेकिंग एंड मेकिंग। एक तरफ टूटता है, दूसरा तरफ जुड़ता है, ठीक है, वही चीज़ है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि H2 और Cl2 को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो HH ब्रेक होता है, ClCl ब्रेक होता है, और हम लोग का 2HCl बनता है, ठीक है। यहाँ पे 2H है, 2Cl है, इसीलिए 2HCl हम लोग का बन रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे याद रखेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज़ ब्रेकिंग एंड मेकिंग, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ डेफिनेशन होता है, लेकिन हम लोग को जो काम देगा वो यही है, ब्रेकिंग और मेकिंग, ठीक है। इस चीज़ को आप बस याद करके चलिए। उसके बाद जानते हैं बॉन्डिंग। अट्रैक्टिंग टू गेट मोर स्टेबिलिटी। कोई बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक है। अगर कोई दो एलिमेंट स्वतंत्र रूप से रह सकते तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं। जैसे कि H को अगर स्वतंत्र रूप से रख देंगे तो H स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकता है, लेकिन H2 स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन O2 स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो बॉन्डिंग क्यों होता है? आपस में अट्रैक्शन होता है टू गेट मोर स्टेबिलिटी, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट आगे हमारा काम देगा, इसीलिए मैं आप सबको ये सब पॉइंट बता रहा हूँ। ऑक्टेट रूल क्या होता है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इनर्ट गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। जैसा कि मैंने कहा कि एलिमेंट्स जो होते हैं अधिक से अधिक स्टेबिलिटी की ओर मूव करता है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे ग्रुप 18 के एलिमेंट, उनको इनर्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि वे रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्यों रिएक्टिव नहीं होते हैं? देयर आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन इज NH2P6, अर्थात कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए वे रिएक्टिव नहीं होते हैं। और एक हीलियम डबलेट रूल फॉलो करता है, जबकि अन्य जितने भी एलिमेंट है वे ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑन दिस बेसिस it was suggested an atom will become stable after attaining octet or doublet in outermost orbit। outermost orbit पे अगर ऑक्टेट या फिर डबलेट कंप्लीट हो जाता है तो वो मोर स्टेबल माना जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम डबलेट रूल फॉलो करता है, जबकि अन्य ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। आपका वैसे एग्जाम में आएगा नहीं जो एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे के कुछ बहुत सारे एलिमेंट है जो कि ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि सब लेवल बीच में बन जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था, तो उसको देखना नहीं है। सिंपल आप जान के रखिए कि हाइड्रोजन और हीलियम डबलेट रूल फॉलो करते हैं और रेस्ट ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। उसको जानने से पहले आप जान ले कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी। अर्थात कि एनर्जी जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतना कम होगा और स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। एनर्जी जितना अधिक होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा, ये चीज़ याद करके रखिए, ठीक है।
एनर्जी अधिक है मतलब स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी अधिक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एनर्जी का रिएक्टिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात कि जितना अधिक एनर्जी होगा उतना अधिक रिएक्टिव करेगा, रिएक्टिव एलिमेंट होगा उतना अधिक रिएक्शन होगा, जितना कम एनर्जी होगा उतना कम रिएक्शन होगा। इस चीज़ को भी आप जान लें, ठीक है। मेनली 3 टाइप का बॉन्ड होता है, एक मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ये 3 टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है। मेटलिक बॉन्ड किसके अंदर होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होता है, जिसमें हम लोग का सिलेबस में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है। फिर भी मैं मेटलिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। अगर गलती से मूड ऑफ हो गया जेएसएससी का तो हो सकता है उससे भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है। इसीलिए उसको भी जान के रखिए। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसे पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहा जाता है। इट इज़ ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच फॉर्म होता है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फॉर्म होता है। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फॉर्मर टू लेटर, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कैटायन एंड एनायन आर फॉर्म्ड, जिसके कारण कैटायन और एनायन फॉर्म्ड होता है। विच आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है और हमें आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रकार से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक बेसिक है आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ केमिस्ट्री में आपको हर जगह काम देगा। क्यों काम देगा आप जानते हैं, जैसे कि NaCl का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। हम लोग Na+ और Cl- क्यों लिखते हैं, इसमें एक ही प्लस क्यों लिखते हैं या फिर एक ही माइनस क्यों लिखते हैं, किसी एलिमेंट में चार्ज किस प्रकार आता है, ये चीज़ आपको इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग NaCl का एग्जाम्पल लिए हैं, Na का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 p6 3s1। इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3s1, अर्थात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने 1 दिखा दिया। Cl में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? लास्ट कन्फिग्रेशन अगर देखेंगे Cl का 3s2 p5 होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7 होता है। अर्थात कि Cl को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। या तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा, अर्थात कि डबलेट रूल फॉलो करेगा, या फिर और इलेक्ट्रॉन ले करके वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, ठीक है। ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, या फिर इसको सिंपली समझिए कि या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब 3s2 बचेगा, माफ कीजिएगा 2s2 p6 बचेगा, ठीक है। 3s2 p5 है तो सातों इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगा तो उसके पास क्या बचेगा? 2s2 p6 बचेगा, तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट होगा। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट करेगा। तो कौन सा आसान है? 7 को छोड़ना आसान है या फिर 1 लेना आसान है? 7 को छोड़ने से अधिक एनर्जी लग रहा है क्योंकि 1 से 7 तक उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा, ठीक है। जबकि 1 ले लेगा तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। इसीलिए Cl क्या करता है? 1 ठो लेना प्रिफर करता है, ठीक है। वहीं पे Na का लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो अगर छोड़ देता है, 3s1 को अगर छोड़ देता है तो उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना प्रेफर करेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा? Cl को दे देगा, जिससे Na का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और Cl का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और हमारा जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए Na+ आ गया क्योंकि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? Cl को दे दिया और Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया, जिसके कारण NaCl बन गया। अभी Na का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और Cl का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है वो अधिक स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड में। इसी प्रकार मैंने एग्जाम्पल दिया है Mg3p2 का, आप उसी प्रकार देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि Mg का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। Mg का 2 इलेक्ट्रॉन, Mg3 है हम लोग का, तो 3 Mg ले लिए। फॉस्फोरस का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है?
3s2p3 होता है, अर्थात कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन वो इस Mg से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस Mg से लेगा। उसी प्रकार ये फॉस्फोरस भी 3 इलेक्ट्रॉन 2 Mg से ले लेगा, इससे 2 लेगा और इससे 1 लेगा। तो इस प्रकार फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और Mg का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए 2 प्लस चार्ज आ रहा है, और फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हर फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसी प्रकार Mg3p2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अल्काली मेटल्स ग्रुप 1 एंड हेलोजन फॉर्म स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ग्रुप 1 मेटल जिसको हम लोग अल्काली मेटल कहते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, ये अल्काली मेटल है। तो ग्रुप 1 मेटल जो हेलोजन ग्रुप होता है, ग्रुप 17 के साथ स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन आया था कि अल्काली मेटल किस ग्रुप के एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड अल्काली मेटल और हेलोजन मेटल के बीच में, हेलोजन ग्रुप के बीच में होता है। ठीक है, उसी प्रकार CSO-Cl2 किस प्रकार बनता है, आप एक बार आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में बना करके इन सारे एग्जाम्पल को आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग हम लोग देख लें किस प्रकार फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं। इट इज़ ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर और डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये 2 सिमिलर एटम या फिर 2 डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड किस पे बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बन रहा है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, बाय म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़े, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कोवेलेंट बॉन्ड में डोनेटिंग नहीं होता है, बल्कि म्यूचुअल या फिर इक्वल शेयरिंग होता है। ठीक है, अर्थात कि शेयरिंग होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं CH4 का। CH4 का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, C का कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो होगा 1s2 2s2 p6। ठीक है, तो इसको इस प्रकार दिखाया जाता है, जो कि 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जैसे कि हाइड्रोजन भी अपना डबलेट शेयरिंग करके अपना डबलेट पूरा करता है, और कार्बन भी शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। तो ये स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, O2 भी उसी प्रकार अपना 2 एटम के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। N2 भी उसी प्रकार 2 नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करके क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, जिसके कारण ये मोर स्टेबल होता है सिंपल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच द बॉन्ड पेयर इज कंट्रीब्यूटेड या फिर डोनेटेड बाय ओनली वन एटम कॉल्ड डोनर एटम एंड अदर एक्सेप्टर एटम। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, पूरा बॉन्ड पेयर को डोनेट कर देता है एक अलग एटम को, जो कि एक्सेप्टर एटम होता है, और जो डोनेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनर एटम। उसी को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और Al के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये Al को दे देगा। ठीक है, इस प्रकार ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। उसी प्रकार और एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो भी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। याद रखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, पॉलिंग एंड सिलेटर के द्वारा। ठीक है, इसे पॉलिंग एंड सिलेटर थ्योरी भी कहा जाता है। उसी को मॉडिफाई करके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसे आप याद रखेंगे। ओवरलैपिंग ऑकर्स बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, जैसे कि SS ओवरलैपिंग होता है, या फिर PX PZ या फिर S, इस प्रकार के ओवरलैपिंग होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे पॉइंट 1 में। दूसरा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर ओवरलैपिंग एंड ऑपोजिट स्पिन। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल अपर में ओवरलैपिंग करते हैं, उसका जो स्पिन है वो अलग अलग होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। अगर +½ है
इसका अगर प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होना चाहिए, ठीक है। और साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग इस पी ऑर्बिटल को देखते हैं, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही ओवरलैपिंग होगा। अगर इसमें तीनों ही जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली पेयर्ड होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि एस में ओवरलैपिंग दिखाया गया है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर के इस प्रकार ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे कि पीएक्स और पीएक्स में आपको ओवरलैपिंग दिखाया गया है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ओवरलैपिंग करके इस प्रकार पीएक्स बनाते हैं, ठीक है। इसको पीएक्स ओवरलैपिंग कहते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एस ऑर्बिटल है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसीलिए अगर इसको ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करवाना है तो हम लोग को एनर्जी देके, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, रेडिएशन के फॉर्म में हो, या फिर किसी भी प्रकार से उसको एनर्जी दे करके इन दोनों को अलग करना पड़ता है, तब जा करके वो रिएक्ट करता है। इसीलिए इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जिसमें एनर्जी दे करके एक्साइटेड किया जाता है उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल को हमेशा सेम सिमेट्री होना चाहिए। जैसे कि पीजेड, अगर पीएक्स है तो पीएक्स ही ओवरलैप करेगा, पीजेड है तो पीजेड ही ओवरलैप करेगा। पीएक्स और पीजेड और पीएक्स कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो जो भी ओवरलैपिंग होगा उसमें सेम सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल अपॉन ओवरलैपिंग रिटेन दियर आइडेंटिटी। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, जब ओवरलैपिंग करते हैं वो अपना आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज बिटवीन ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हाई फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस एरिया। तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अधिक हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाता है। जिस जगह पे ओवरलैपिंग हो रहा है उस जगह पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो हाई होता है, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। अगर जेड एक्सिस में ओवरलैप कर रहा है तो जेड एक्सिस में ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर एक्स एक्सिस में ओवरलैपिंग करेगा तो एक्स एक्सिस में ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्शनल होता है इन नेचर, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जी हमेशा रिलीज होता है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड। और डिपेंडिंग अपॉन द टू ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो दो टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इस प्रकार बनता है और पाई बॉन्ड इस प्रकार, अर्थात कि अगर सीधा सीधी ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार जब पी वाई जब ओवरलैप करता है, जबकि पी एक्स जब ओवरलैप करेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ गिवन कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें रेजोनेंस का कंसेप्ट पता चलता है। वी नो दैट इन फॉर्मूला ऑफ H2 मॉलिक्यूल फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अगर यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिया गया है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो भी हमें बताया गया है, ठीक है। अर्थात कि H2 मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत तरह से फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसको आप बेंजीन के कंसेप्ट में देख सकते हैं, क्योंकि बेंजीन एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस उसमें होने की प्रोबेबिलिटी होती है। उसी प्रकार यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, H2 मॉलिक्यूल बनता है, तो HA और HB1 2 इस प्रकार ये हो सकता है, या फिर HA2 HB1 इस प्रकार भी हो सकता है, या फिर HA+ और HB12 इस प्रकार भी हो सकता है, या फिर HA12 और HB+ इस प्रकार भी फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर इस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो कंसेप्ट है रेजोनेंस का वो कहाँ से आ रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा हमें रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग BSc-PR थ्योरी करेंगे, उसके बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन सब को कर लेंगे, तब हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। और इससे पहले जो मैंने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सेट लाया था उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी ऑब्जेक्टिव सेट में ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।